हमारे माँ ने थोड़ी ये पैदा किया था कि भाई रोटी खाना में जाओ और धंधा करो बोल के। थोबड़ा बैंड कर दूंगा, एसिड फेंक दूंगा, ब्लेड मार दूंगा, दादागिरी से बात है। तो पुलिस का कंप्लेंट करने गया, मेरे को ही अंदर डाल दिया। Whenever I had a doubt and I used to go to school to ask, they used to tell me तू पढ़ लिख के क्या करेगी, तू रंडी की बेटी है, तू रंडी बनेगी। अब तो 10 रुपए वाला कस्टमर भी चलेगा, कम से कम चाय और पाव तो खाने को मिलेंगे इस लॉकडाउन में। कोविड पेंडेमिक के दौरान जब पूरी दुनिया थम गई थी, तब कामाटीपुरा की गलियां भी सुनसान पड़ गई थी और यहाँ के प्रोस्टिट्यूट 10 रुपए में भी किसी की भी भूख मिटाने के लिए तैयार थे। साउथ मुंबई का सबसे पॉश इलाका, जहां इंडिया के करोड़पति अरबपतियों के बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन उसी साउथ मुंबई के ग्रांड रोड के इलाके में स्थित है कामाटीपुरा, मुंबई का सबसे बड़ा और एशिया का सेकंड लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया, जहां की कई औरतों का आज भी दाम है सिर्फ 100 से 200 रुपए। कितना लोग है? 300। 300। 350 का नीचे नहीं जाएगा। पहली बार देखा था तुमको। कितना है तुम्हारा? 250। कितना दे? 200। कामाटीपुरा में आने वाली हर लड़की किसी अपने के धोखे का शिकार है। चंद पैसों के लिए बिकती है, फिर वहां रोती है, झगड़ती है, लेकिन एक दिन उसे खुद को ही बेचने की आदत सी हो जाती है। यहाँ के हर एक कोठे पे एक मालकिन या फिर घरवाली होती है, जो वैसे तो खुद भी पहले प्रोस्टिट्यूट रह चुकी है। ये तीनों लड़कियां खाली हैं इस वक्त, देख लो, चुन लो जो पसंद। लेकिन अब वो उसी कोठे में आई हर एक लड़की का ऐसा हाल कर देती है कि वो लड़की अपनी खुद की मर्जी से धंधे पे बैठ जाती है। पगली तेरे भले के लिए कर रही, फिर कभी आजादी की तलब नहीं लगेगी। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने जब कामाटीपुरा की इन गलियों में स्टिंग ऑपरेशन किया, तब जाकर मालूम पड़ा कि यहाँ जब कोई भी लड़की प्रोस्टिट्यूशन करने से इनकार कर देती है, तब उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। धंधे पे खड़ा नहीं रहेगा तो खाने को भी नहीं देगा। उसे रोड से बुरी तरह पीटा जाता है और अगर इसके बावजूद भी लड़की नहीं मानती, तब भी उस पर जबरदस्ती करके कस्टमर को बिठाया जाता है। वो औरत मेरा ऐसा हाथ पकड़ा था, उसके लड़की मेरा पैर पकड़ा था, वो कस्टमर मेरे पर जबरदस्ती कर रहा था। 3 महीने मेरे को जे हॉस्पिटल में दिखाया, 3 महीना। जिसके बाद उसे छोटे छोटे पिंजरों में महीनों तक बंद कर दिया जाता है, जहां सिर्फ चीखें निकलती हैं, लड़की नहीं। जब लेके आए तो 5-6 महीने तक अंदर रखे। लेकिन आज से 152 साल पहले कामाटीपुरा की स्थिति थी इससे बहुत अलग थी। जरा 1983 की स्ट्रीट सीन इन द सिटी ऑफ बॉम्बे नाम की ये पेंटिंग देखो। यहाँ एक भी ब्रोथल हाउस नहीं था। इनफैक्ट यहाँ तो देश विदेश से इंडिया आए आर्मेनियस, अफगान, मोर्चुरीज, जापानीज और चाइना जैसे फॉरेनर रहा करते थे, जिन्हें खुद ब्रिटिश ने ही यहाँ लाइन एलोकेट करवा के सेटल करवाया था। इनफैक्ट आज भी अगर आप कामाटीपुरा की शुक्ला जी गली में जाओगे तो वहाँ आपको चाइनीज कम्युनिटीज दिख जाएगी, जिनका मुंबई के बीचों बीच एक चाइनीज टेम्पल है और वो यहाँ हमारे ही देश में हर साल चाइनीज न्यू ईयर तक खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। 李修尼，我的爸爸是中国人，我的妈妈是印度人。每年的春节，总领事馆呢都会到这里来，和我们大孟买地区的侨胞，那么新的侨胞呢，现在加到一起呢，我们现在大概。आई नो, सुनकर विश्वास नहीं हो रहा ना कि हमारा यह इनफेमस रेड लाइट एरिया एक टाइम पे एक पोर्स एलिट एरिया हुआ करता था। पर इसकी कहानी को समझने के लिए हमें हल्का सा रिवाइंड करके ईयर 1534 में जाना होगा, जब मुंबई शहर का कोई अस्तित्व ही नहीं था। यहाँ पर सिर्फ 7 आइलैंड थे जो अरेबियन सी पे फ्लोट हो रहे थे। 1534 में जब सबसे पहली बार पुर्तगाली यहाँ पर आए, तब उन्होंने यहाँ के मेन आइलैंड को नाम दिया था बोम्बिंग, जिसका मतलब
मतलब पुर्तगाली लैंग्वेज में था द गुड बे। इसके बाद जब 1661 में प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेड की किंग चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड से शादी हुई, तब पोर्चुगीज ने इस आइलैंड को, हमारे मुंबई को, डबरी के तौर पे ब्रिटेन को दे दिया। फिर 1784 से लेकर 1845 तक ब्रिटिश ने इन 7 आइलैंड्स को हॉर्नबी व्हीलर प्रोजेक्ट के तहत एक करके पहली बार मुंबई बनाया गया। सो अब जाहिर है मुंबई के कंस्ट्रक्शन में ब्रिटिश को लाखों की संख्या में वर्कर्स और लेबर की जरूरत थी, और इसीलिए फिर 1795 के आसपास मुंबई में तेलंगाना स्टेट से बड़े पैमाने में लेबर्स आए, जिन्होंने यहीं के CSMT स्टेशन और मुंबई में आपको जो आज ब्रिटिश रा की जो भी बिल्डिंग दिखाई देती है ना, वो उन्होंने ही बनाया था। अब क्योंकि इनके लिए ब्रिटिश ने मुंबई के इस एरिया में रहने की व्यवस्था की थी और तेलुगु भाषा में लेबर्स को कमाटी बोलते थे, फिर इस एरिया का ही नाम पड़ गया कमाटीपुरा। इसके बाद फिर 1873 में ब्रिटिश ने इंडिया आए कई सारे फॉरेनर्स, मतलब जो कि कामाटीपुरा में आए थे, उन सभी फॉरेनर्स को इंसेंटिव देकर सेटल करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, उन्होंने ये सब इसीलिए किया था कि काफी सारे फॉरेनर्स आए और यहाँ आकर अपने बड़े बड़े बिजनेस को चलाएं, और ये नया मुंबई जितना जल्दी हो सके इंडिया का हाईएस्ट मेजर पोर्ट सिटी बन पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश ने चाइनीज लोगों को कामाटीपुरा के शुक्ला जी लेन पर रहने दिया था, और इसे तभी मुंबई का चाइना टाउन भी बोलते थे। वहाँ पर इन चाइनीज लोगों ने रेस्टोरेंट डाले थे, जिसमें कई जगहों पर लिकर और ओपियम भी सर्व होती थी। और आज भी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मुंबई की इस गली में आज भी चाइनीज कम्युनिटीज रहती है। अब आमतौर पे ऐसा कई देशों में देखा गया है कि जब भी एक शहर डेवलप होता है, एक फाइनेंशियल सेंटर बन जाता है, तब ऑटोमेटिकली वहाँ पे कई सारे रेड लाइट एरिया बनने लगते हैं। इसके कई मॉडर्न्स डे एग्जांपल भी हैं, जैसे कि बैंकॉक, हैम्बर्ग, मनीला, रियो डी जेनेरियो और एम्स्टर्डम। लेकिन मुंबई का केस थोड़ा अलग है। कामाटीपुरा एक रेड लाइट एरिया खुद से नहीं बना था, इसे ब्रिटिश ने जबरदस्ती बनाया था। असल में मिड 1800 में मुंबई पोर्ट सिटी होने के साथ साथ ब्रिटिश आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया भी था, यानी कि वहां पर आर्मी का बेस था, जहां कई ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर डिप्लॉयड थे। तो इन सोल्जर्स के एंटरटेनमेंट के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद कामाटीपुरा में ब्रिटिश सरकार अप्रूव्ड ब्रोथल्स खड़े किए थे। और आप बिलीव नहीं करोगे, गवर्नमेंट ने खुद अपनी सैलरी पे यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट तक हायर किए थे। उस वक्त कामाटीपुरा के शुक्लाजी स्ट्रीट में व्हाइट स्किन यूरोपियन प्रोस्टिट्यूट भी रहा करती थी, और इसीलिए शुक्लाजी स्ट्रीट को तब सफेद गली भी कहा जाता था। अब जब ब्रिटिश सरकार खुद ही प्रोस्टिट्यूट को हायर करके उन्हें सैलरीज भी दे रही थी, तो जाहिर है कुछ ही सालों में 1860 के आसपास मुंबई में पूरी दुनिया से सेक्स वर्कर्स आकर रहने लग गई थी। और जैसा मैंने बताया, कैंटोनमेंट एरिया होने के साथ साथ मुंबई एक पोर्ट सिटी भी था, और इसीलिए दुनिया भर से सेलर्स और कई अमीर बिजनेसमैन यहाँ उतर के बहुत सारा पैसा खर्च करते थे। और इसीलिए धीरे धीरे इसके कामाटीपुरा पूरे विश्व में फेमस हो गया। इज आज से टूरिज्म कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जैसे आज बैंकॉक है। लेकिन फिर आया एक ऐसा दौर जब कामाटीपुरा और ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे आ चुका था, क्योंकि तब भारत में डिप्लॉयड 1/3 आर्मी सोल्जर्स को कामाटीपुरा की वजह से STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट ने इस एरिया को बैन तक नहीं किया, बल्कि कैंटोनमेंट एक्ट 1864 पास करके इस पूरे ब्रोथल सिस्टम को उल्टा लीगलाइज कर दिया। इस एक्ट के तहत सबसे पहले उन्होंने मुंबई के सारे प्रोस्टिट्यूट को कंपलसरी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करने को कहा, और फिर उन्होंने कामाटीपुरा में सबसे पहला विनेरल क्लिनिक यानी कि सेक्स क्लिनिक शुरू कर दिया। इस एक्ट के तहत यहाँ रजिस्टर्ड सभी प्रोस्टिट्यूट को रेगुलरली इसी क्लिनिक पे STD के लिए टेस्ट करना पड़ता था, जिसके बाद ही गवर्नमेंट उनको अपना बिजनेस रन करने के लिए लाइसेंस इशू करती थी। आप कह सकते हो कि ये सब पहली बार था जब ब्रिटिश ने ऑन पेपर बकायदा मुंबई में प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया था। ये लोग बोथर्स को चकला बोलते थे, और हर एक चकले में एक ब्रिटिश रेजिमेंट यानी कि लगभग 1000 सोल्जर्स के लिए 12 से 15 लड़कियां अलॉट की जाती थी, जो सभी लड़कियां हमेशा उन्हीं के साथ रहती थी। ऑफिशियल एस्टीमेट के मुताबिक रेजिमेंट के
800 से 900 यंग इंग्लिश सोल्जर्स इन सर्विसेज का इस्तेमाल हर रोज करते थे और रेजिमेंट का 1/4 हिस्सा डेली इन चक्लास को विजिट करता था। सो इसका मतलब हुआ कि हर एक लड़की को डेली 15 से 24 सोल्जर्स को सर्व करना पड़ता था एवरी डे। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस ब्रूटिलिटी से उनको गुजरना पड़ता था। इन लड़कियों पे 24 आवर्स एक आर्मी गार्ड नजर रखता था, क्योंकि इन्हें ब्रिटिश सोल्जर्स के अलावा किसी से भी मिलने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी। ये लड़कियां सिर्फ और सिर्फ रेजिमेंट के लिए ही डेडिकेट थी। इनफैक्ट जब कोई रेजिमेंट नए लोकेशन पे शिफ्ट करती थी तो लड़कियों को भी कार्ट्स या फिर ट्रेन से नए लोकेशन पे भेजा जाता था। अगर सोल्जर्स किसी वॉर जोन में कैंप्स लगाते थे तो वहीं पर अलग से इन लड़कियों के लिए भी टेंट्स लगाए जाते थे, ताकि जंग के माहौल में भी इन सोल्जर्स को लगातार सर्विस मिलती रहे। सो बेसिकली वो सारी लड़कियां लिटरली ब्रिटिश स्लेव्स थी। वो ब्रिटिश की सारी बातें चुपचाप मानती रहे और नई लड़कियां बोथर में आती रहे। इसकी जिम्मेदारी महलदारनी यानी कि बोथर सुपरिटेंडेंट की होती थी। इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकली मैगजीन मेन स्ट्रीम में बहुत ही डिटेल में बताया है कि यह महलदारनी इतनी लड़कियां रेगुलरली लाती कहां से थी। सो जब भी इन बोथर्स में नई लड़कियों की जरूरत होती थी तो एक लिस्ट बनाई जाती थी कि हर एक रेजिमेंट में कितनी लड़कियां चाहिए। फिर आसपास के गांव के कोतवाल और कुछ पुलिस ऑफिसर्स को ये लिस्ट पकड़ा दिया जाता था, जो गांव में जा जाकर 14 साल से ऊपर की लड़कियों को जबरदस्ती पकड़ के 5 आना की सैलरी दे के उन्हें हायर कर लेते थे। और हाँ, इसी दौरान ब्रिटिश ने प्रोस्टिट्यूट को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। मोस्टली मुंबई के लोकल्स को कामाटीपुरा की ब्रिटिश प्रोस्टिट्यूट से बात करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं होती थी, इसीलिए फर्स्ट क्लास प्रोस्टिट्यूट मोस्टली यूरोपियन औरतें ही होती थी। लेकिन सबसे शर्मिंदगी की बात यह थी कि इंडियंस प्रोस्टिट्यूट का आमतौर पे 3rd क्लास से भी नीचे का दर्जा होता था। एक हिस्टोरियन दीपक राव ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि 1950 से 1960 में बॉम्बे टॉक से कामाटीपुरा जाने के लिए बिल्कुल जैसे किसी टूरिस्ट पैलेस पर होता है ना, वैसे ही उन टॉक्स पर डेडिकेट टैक्सीज और विक्टोरिया यानी कि हॉर्स कार्स खड़ी रहती थी, ताकि उस पोर्ट पर उतरे लोगों को सीधा कामाटीपुरा ले जाया जा सके। दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट कामाटीपुरा हैड बिकम। लेकिन कट टू मॉडर्न इंडिया, आज भी कामाटीपुरा काफी फेमस है। इनफैक्ट इनफेमस है, वो एक बदनाम गली मानी जाती है। मैं आ रहा था यार, हम लोग मतलब ये ग्रांड रोड दिखा दूं, वो जबरदस्ती हाथ पकड़ाई थी। ए भाई आओ भाई आओ भाई। ग्रांड रोड है, सब लोग बोलते हैं बदनाम गली है, बदनाम गली है। हाँ। ऐसा एक्चुअल हकीकत क्या है? सच में बदनाम गली है? बदनाम गली ऐसा मतलब क्या, धंधे वाली। ये जगह एशिया की 2nd लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया है, जहां 2000 से भी ज्यादा वर्कर आज भी काम करती हैं। इन्हें हर रोज मिनिमम 8 से 10 क्लाइंट अटेंड करने ही पड़ते हैं अपना गुजारा करने के लिए, और ऑन एवरेज उन्हें हर एक क्लाइंट से 150 से लेकर 350 मिल सकते हैं। 350 300 का जमाना गया। आपके पास ही नहीं आता। 300 का जमाना गया है अभी। क्या रेट है? 400। ऑफ कोर्स इससे भी ऊपर रेट होते हैं, जैसे 2500 में। और एक और शॉकिंग बात है, 350 में भी इनका कंप्लीट प्रॉफिट नहीं होता। इसमें से भी एक बड़ा परसेंटेज अगर वो खुद काम नहीं कर रही तो घरवाली को भी जाता है, यानी उस ब्रोथर के ओनर को जाता है। इसके ऊपर से भी करीब 50 से 60 रुपीज बेड चार्जेस देने के बाद कामाटीपुरा के एक्स वर्कर के हाथ में 50 रुपीज से 100 रुपीज कुछ ही आते हैं, विच इज एक्सट्रीमली लो। मुंबई के लोकल न्यूज ने जब एक ब्रोथर ओनर सितारा का इंटरव्यू किया था, तब उसका कहना था कि उसके ब्रोथर में 70 लड़कियां काम करती हैं और हर एक लड़की से उन्हें साल के 45 से लेके 60,000 तक मिलते हैं। वो ये पैसा इसलिए मांगते हैं ताकि जब भी पुलिस की रेड पड़े तो वो पैसे खिलाकर अपनी लड़कियों को बचा सके। और इसीलिए आज भी करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के कारण आज तक कामाटीपुरा में फ्लेक्स ट्रेड यानी कि प्रोस्टिट्यूशन ओपनली प्रैक्टिस होता है। आज भी बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया के कई गांवों से लड़कियों को मुंबई लाकर इलीगली बेचा जाता है। सोचने वाली बात तो यह है कि मुंबई जो शहर सपनों का शहर माना जाता है, वही शहर किसी और के सपने पल भर में तोड़ सकता है।
कामाटीपुरा सिर्फ एक बदनाम गली नहीं है, यह एक सिस्टमेटिक फेलियर का जीता जागता सबूत है जो महिलाओं को एक कॉमोडिटी बनाकर उनका शोषण करता है। यह आपकी और हमारी मानसिकता का भी एक सबूत है जो इन महिलाओं को हीन समझता है, समाज में स्वीकार करने से कतराता है। अरे हम तो इनके एड्रेस से ही इनका भाव तोड़ लेते हैं। कुछ भी काम कर सकते हैं मैडम, कहीं पे भी कंपनी में जॉब कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी हूँ मैं। The person who raped me put his feet on my neck and said, I deserve this because my mother is a sex worker. मुंबई का कामाटीपुरा, दिल्ली का जीबी रोड या फिर कोलकाता का सोनाकाची एड्रेस में ये नाम दिखते ही बैंक लोन देने तक इनकार कर देते हैं, मैनेजर जॉब देने से और हम लोग इन्हें सम्मान देने से। कामाटीपुरा की ये वो गलियां हैं जहां इज्जत बिकती है, इंसानियत गिरवी रखी जाती है और एक महिला के अधिकारों का, उसके सम्मान का दाम है सिर्फ 200 रुपए।